बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पार्ट 2 ऑफ द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो मेरी अराउंड 30 मिनट्स की हो चुकी है विच इज़ प्रिटी लॉन्ग। लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम में जो कि समझाने के लिए वक्त चाहिए होता है ना। उस पूरी डिस्कशन में जब मैंने आपसे की अबाउट द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, तो हमने जिक्र किया जी पब्लिक स्कूल्स में कि क्या सिस्टम्स होते हैं एजुकेशन के, क्या कोर्सेज होते हैं, ऑल दैट। ना उसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जी हमारे पास एक्सटर्नली डेवलप्ड कुछ सिस्टम्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है एपी, जिसे एडवांस प्लेसमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल बैकलॉरिया, जैसे आईबी। ठीक है, आईबी एंड एपी दोनों चीज़ें होती हैं ना। आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट एंड एपी एडवांस प्लेसमेंट, ये दोनों ऐसे एक्सटर्नल डेवलप्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बहुत कम स्कूल्स में ऑफ़र किए जाते हैं। इनमें जो एडमिशन जो क्राइटेरिया होता है वो भी कोई आसान नहीं होता। उसमें जो आपके परसेंटेज होती है उसका बहुत अमल दखल होता है कि जी आप ग्रेड 9 तक आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं, ताकि आपको ग्रेड 10 में उसमें एडमिशन मिल सके और मतलब आपको कंसिडर किया जा सके। तो उसमें आपका जो कंपटीशन होता है दैट्स रियली टफ। ठीक ना, उसमें टफ क्यों होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलोरिएट हो गया या ए बी हो गया, ए पी हो गया, सॉरी, ए पी एंड ए आई बी, ये दोनों सिस्टम जो कि हमारी कम्युनिटी में इस वक्त ऑफर नहीं होते, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। तो वो इवन अगर आप विनिपेग पे चले जाते हो, बड़े सिटीज़ में भी चले जाते हो, तो हर स्कूल आई पी और ए पी ऑफ़र नहीं करता। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब पेमेंट होती है इसकी, ठीक है ना जी। उसकी डिटेल्स मैं फिर डाल दूँगी कि वो कि उसकी कितनी पेमेंट है, क्या नहीं है, एंड ऑल दैट। तो उसकी कुछ पेमेंट होती है, उसके इंटरनेशनली जैसे आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स देते हो, तो उस तरह के एग्ज़ाम्स भी इसके होते हैं, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, और उनके लिए ऑब्वियसली पेमेंट भी होती है, और वो टफ़ स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप समझे जी, आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स दे रहे हैं, ठीक। उसी तरह से आपको इसकी तैयारी करनी होती है। इसके कोर्सेज़ बाकी कोर्सेज़ से हाई लेवल होते हैं, और इसमें बहुत कुछ आ जाता है। मैं थोड़ा बहुत आपको एक सरसरी सा जायज़ा दे सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडवांस प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो उनके कोर्सेज़ के आगे एपी लिखा हुआ होगा कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी एपी, केमिस्ट्री एपी, एनवायरमेंटल साइंस एपी एंड ऑल दैट। इसी तरह से आईबी के कोर्सेज़ भी स्पेशल कोर्सेज़ होते हैं जिनके एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो पेड होते हैं जस्ट लाइक ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, और लेकिन उनका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाते हैं, तो उनमें आपको जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपके कोर्सेज़ को कुछ कोर्सेज़ को जो यूनिवर्सिटी के फॉर एग्ज़ाम्पल फाउंडेशन ईयर है अगर आपका वहाँ पे, तो वो एग्ज़ेम्प्ट भी हो सकते हैं, और आपको एडमिशन मिलना इंटरनेशनली बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि कनाडा से मूव आउट होना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, तो वो ये कोर्सेज़ करना चाहते हैं, या अगर आपका कुछ और फर्दर प्लान्स हैं तो आप इन कोर्सेज़ को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा वो लोग भी जो कनाडा में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी दोस्त को मेंशन करूँगी जो सेंट जॉन्स में थी, और उसकी बेटी ने आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आईबी किया था, क्योंकि उनके स्कूल में आईपी ऑफ़र हो रहा था, आईबी ऑफ़र हो रहा था। उसने आईबी किया, नाउ वो यहीं पे है, क्वेबेक में पढ़ रही है इन इन अ यूनिवर्सिटी। तो उसने यहीं पे सेटल डाउन हो गया, जबकि उसका प्लान था कि जी वो शायद यूएस जाए या कहीं और जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाउ बहुत सारे लोग सिर्फ नॉलेज सेक या कंपटीशन सेक कि क्योंकि उनके कैनेडियन सिस्टम बहुत हल्का लगता है, बहुत आसान लगता है, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे, या बच्चे चाहते हैं वो खुद इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं जी हम कुछ और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वजह से भी एपी या आईबी को प्रेफर करते हैं। मैंने कहा आपको ये मैं बताती चलूँ, ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं ग्रेड 11 एंड 12 में, और ग्रेड 10 में इसको लाइक इसकी प्रिपरेशन कराई जाती है कि जी जस्ट to get the students ready for grade 11 and 12 IB और AP courses। तो बेनिफिट्स बिल्कुल हैं उसके, टफ टाइम देता है वो आपको, और अगेन इफ़
फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई चिल्ड्रन कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या चाहती हूँ, जैसा द अदर डे आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद माई हस्बैंड कि हम क्या चाहते हैं। तो अगर मैं किसी और सिटी मूव करती हूँ तो ऑब्वियसली आई डेफिनेटली हैव द ऑप्शन ऑफ कि मैं अपने बच्चों को APIB जो भी वहाँ पे ऑफर हो रहा है वहाँ पे मैं एडमिट करवा सकूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों पे मेहनत तो कर ही रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपके बच्चे उसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे तो हमें ये फील हुआ कि अगर हम कनाडा में ही रहना चाह रहे हैं तो हम शायद बच्चों को ना करवाएं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ अ डिसीजन जो हमारे बच्चों का भी है। तो हमने अपने बच्चों के ऊपर छोड़ा है कि व्हाट डू यू वांट। अगर तुम लोग चाहते हो कि जी APIB में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो लेट्स गो अहेड विद दैट। अदरवाइज आप कैनेडियन सिस्टम में अगर पढ़ रहे हो, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो तो यू डू नॉट नीड दैट। आप बहुत हल्का लेके अपना आराम से कर सकते हैं। आराम से मतलब ये नहीं है कि आपके हायर लेवल पे बहुत कोर्सेज आसान हो जाते हैं, लेकिन हाँ उतने टफ नहीं होते जितने O लेवल्स में या A लेवल्स में या हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में हमें खोता बनाया जाता है, उतना नहीं होता। आप हल्का लेके भी कर सकते हैं। हाँ अगर आप कैलकुलस ले रहे हो या और कोई हाई लेवल कोर्स ले रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा और एफर्ट पुट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कैलकुलस जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ऑप्शनल कोर्स है, इट्स नॉट अ कंपल्सरी क्रेडिट कोर्स, तो आप अगर प्री कैलकुलस भी ले लेते हो तो आपका कंपल्सरी कोर्स कंप्लीट हो जाता है एंड यू आर डन। नाउ द थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है कि जी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्राइटेरिया फिर क्या होता है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो कुछ में ये होता है कि दे नीड प्री कैलकुलस एज योर हायर सेकेंड यानी हायर सेकेंडरी कोर्स, यानी आपने इंस्टेड ऑफ एसेंशियल और अप्लाइड आपका प्री कैलकुलस होना लाजमी है। और कुछ डिपार्टमेंट्स में इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो कहते हैं बस मैथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सरसरी सा बता दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि जी वो उसको इंजीनियरिंग करवानी है मुझे, और मुझे यहाँ से नहीं बल्कि एल्बर्टा की यूनिवर्सिटी से करवानी है, तो वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। मैंने कहा आपको ये मैं ज़रूर बताती जाऊँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ बूझ हो कि प्रोविंस टू प्रोविंस भी कोर्सेज डिफ़र करते हैं, और कोर्सेज टू कोर्सेज भी कोर्सेज डिफ़र लाइक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा प्रोविंस टू प्रोविंस एडमिशन क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। कोर्सेज जो ऑफर हो रहे हैं उन प्रोविंसेस में पब्लिक स्कूल्स में वो डिफरेंट होते हैं, उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, और उनके अपने प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स होते हैं, और हर चीज़ डिफरेंट होती है। इसी तरह से मैं अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो उनके यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एडमिशन क्राइटेरिया के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैलकुलस हो अपार्ट फ्रॉम प्री कैलकुलस। ठीक है जी। नाउ अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की बात करती हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो ऐसी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास प्री कैलकुलस 40S भी मौजूद है तो इनफ है, आपको कैलकुलस की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से परसेंटेजेस भी वेरी करती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली जिस तरह पाकिस्तान में या और आपका जो भी कंट्री है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स होती हैं, इसी तरह कनाडा में भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स हैं। लेट्स सपोज अगर हम एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ओंटारियो का इज़ वन ऑफ द टॉप, और उसके बाद आपके पास एल्बर्टा का आता है, BC का आता है, और इसी तरह से और प्रोविंसेस का आ जाता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जी फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश, उसके बाद यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया है। इसके अलावा आपके पास और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की बात करते हैं तो उसकी 4th नंबर की रैंकिंग है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट आप हमेशा ये चाहते हो कि आपके बच्चे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ें। ऑब्वियसली सिचुएशन डिफ़र करती है, तो वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपको एक सरसरी समय आपको बता दूं कि जी हायर स्कूल डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में कैसे रोल प्ले करते हैं। ना एक और चीज़ ये है कि जी टीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि टीचर्स का वर्कलोड क्या होता है, और कितने कोर्सेज आपको पढ़ाने होते हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जिक्र कर लेती हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग हियर, और उसमें यह है कि आपको टीचर्स का जो टाइम है वो होता है, जैसा मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम 8:30 टू 3:45, 8:30 to 3:45 है। ये हमारा पंच इन पंचा टाइम है। ऑब्वियसली इसमें आपको जाके प्रेप करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपका 9 o'clock से स्कूल स्टार्ट हो जाता है। ना
आउट ऑफ 5 लेसन्स हमें 4 ज़रूरी पढ़ाने होते हैं और एक जो लेसन होता है वो आपका प्रेप लेसन कहलाता है ना। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में जानती हूँ जहाँ पे प्रेप लेसन भी नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि वी डू हैव अ प्रेप लेसन ना। ग्रेड 1 to 8 ना, मैं आपको किंडरगार्टन से ही बता देती हूँ। किंडरगार्टन टू ग्रेड 8 एक टीचर होती है जो पूरा दिन बच्चों के साथ होती है और उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको तमाम के तमाम कोर्सेज को पढ़ाए, यानी चाहे वो साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अच्छा, ये चार कोर्सेज। जब हम लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात आ जाती है या फिजेड की बात होती है या अगर कोई लैंग्वेज अगर वो पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आपके डिफरेंट टीचर्स होते हैं। तो बच्चे अपना क्लासरूम छोड़ के कहीं और जाते हैं क्री लैंग्वेज पढ़ने, या ना व्हाट इज़ क्री लैंग्वेज? क्री लैंग्वेज इज़ देयर लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वो पढ़ाया जाता है इनको, तो वो होता है अगर तो इनको पढ़ाना है। इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो आपको कहीं लेके दूसरे रूम में, आर्ट्स रूम में लेके जाते हैं, या अगर फिजेड पढ़ाना है तो वो आपको जिम लेकर जाते हैं। वो जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेड 1 to 8 के टीचर का टाइम होता है कि वो अपना प्रेप करे। नाउ हमें पाकिस्तान में, या आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया और अदर कंट्रीज़, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं होता। हमें शुरू से आदत है कि हमारे सब्जेक्ट टीचर्स होंगे। हमारा क्लासरूम टीचर हमेशा से होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो क्लासरूम टीचर हमारे साथ सुबह से दोपहर तक रहेगा। वो इन एंड आउट होता रहता था और उसका भी कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ होती थी, और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर भी होता था अपार्ट फ्रॉम बीइंग आवर होम रूम टीचर, या जिसे आप क्लासरूम टीचर कहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। आप पूरा दिन उन बच्चों के साथ होते हो, यानी सुबह 8:30 बजे अपने रूम में एंट्री आपने की है तो आप निकलोगे 3:45 पे, और आपको उन 4 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाना होता है ना। ग्रेड 9 to 12 में कहानी डिफरेंट है। ग्रेड 9 to 12 में आपके कोर्स टीचर्स होते हैं। तो कोर्स टीचर्स का ये होता है कि जी फॉर एग्जांपल नाउ द थिंग इज, पाकिस्तान और सऊदी में जब मैंने टीच किया तो आई वाज जस्ट अ मैथमेटिक्स टीचर। मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में सिर्फ मैथ टीच किया है, और मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस किसी की भी नहीं थी कि मैं कोई और सब्जेक्ट भी टीच करूँगी, ठीक है। तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, और वहाँ पे अगर कोई ELA का टीचर है तो वो ELA ही पढ़ाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स ही पढ़ाएगा। अगर कोई साइंस का टीचर है तो हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ कर ले, लेकिन मैंने इसमें भी यही देखा है कि अगर कोई केमिस्ट्री टीचर है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री टीचर है। इसी तरह फिजिक्स एंड बायो एंड ऑल दैट। सोशल स्टडीज़ है तो वो सिर्फ सोशल स्टडीज़ ले रहा है, या हो सकता है वो उर्दू ले ले या कोई और सब्जेक्ट ले ले आर्ट्स का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई मैथ में है तो हम लोग कोई साइंसेस भी पढ़ा रहे हैं, बिकॉज वो एक हैवी कोर्सेज हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टोरी इज़ इंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे एक टीचर से ये एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेशली मैथ टीचर से, कि वो मैथ एंड साइंस टीचर होगा मस्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट मी, तो मैंने जब MEd के बाद अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मुझे हार्डली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो खाली मैथ टीचर्स थे। मैथ एंड साइंस ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आती थी। तो फिर मैंने एज अ मैथ एंड साइंस टीचर अप्लाई किया इधर, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं मैथ, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स चारों सब्जेक्ट्स पढ़ा रही थी। और इट वाज़ अ वेरी टफ ईयर फॉर मी, बिकॉज जब हम लोग इन कोर्सेज़ की बात करते हैं तो हमारे पूरे साल में हमें 8 कोर्सेज़ पढ़ाने होते हैं। वो किस तरह? क्योंकि आपके एक सेमेस्टर में अगर 5 कोर्सेज़ हैं तो एक प्रेप लेसन है, तो आपके पीछे बचते हैं 4 पीरियड्स। इन 4 पीरियड्स में आपको 4 डिफरेंट कोर्सेज़ और 4 डिफरेंट लेवल्स को आपको पढ़ाना होता है। तो इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि जी आपने ग्रेड 8 को सारा पढ़ाया या ग्रेड 9 को सारा पढ़ाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास उन 4 कोर्सेज में 4 डिफरेंट लेवल्स पढ़ने आते हैं। इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर हो गया आपके पास, तो आपको 4 और कोर्सेज पढ़ाने हैं। इफ़ यू आर लकी तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्री कैल 20S मैंने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया तो मैं प्री कैल 20S सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ। तो कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में वो कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में कोर्स ऑप्ट कर लेते हैं। लाइकवाइज अगर मैं प्री कैल 20 पढ़ा रही हूँ, फिर प्री कैल 30S पढ़ा रही हूँ, फिर प्री कैल 40S पढ़ा रही हूँ, तो ये कोर्सेज हैं ग्रेड 10, 11 एंड 12 के इंडिविजुअली। इसी तरह से जो 4th लेसन है उसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री 30S पढ़ाया जो कि ग्रेड 11 का कोर्स है। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर उसमें मैंने केमिस्ट्री 40S पढ़ाया जो ग्रेड 12 का कोर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एट अ टाइम
4 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा सकते हैं और दूसरा मतलब पढ़ाना पड़ता है आई वुड रादर से, और इसके अलावा आपको 4 डिफरेंट ग्रेड लेवल्स को भी देखना होता है। इन वन में इट्स इंटरेस्टिंग और आप उसमें आपको मज़ा भी आता है क्योंकि आपको एक लिंक बन पाता है, क्योंकि आपने उन्हीं बच्चे को दूसरा जो पिछला कोर्स होता है वो पढ़ाया होता है, तो यू नो कि आपने क्या पढ़ाया था, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होते हो नेक्स्ट कोर्स में कि जी अच्छा जी दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन अबाउट इट इन द नेक्स्ट कोर्स। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप नहीं पढ़ा पाए या शॉर्ट करा पाए तो आपको पता होता है, उन बच्चों का कैलिबर पता होता है और डिफरेंट बच्चों के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होते हैं, और तो मुझे लगता है कि ये बेहतर भी होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि डिफरेंट और टीचर्स का क्या हालात होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो आर्ट्स में लेट्स से 3 से 4 डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहे होते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग यहाँ पे कि एक टीचर 3 से 4 डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल एक ईएलए टीचर है, अगर वो 2 ईएलए के कोर्सेज ले रहा है ग्रेड 11 12 के, तो वो 2 करियर डेवलपमेंट के कोर्सेज भी ले रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रेड 9 एंड 10 के। तो ये होता है कहानी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप योर कमिंग है एज अ मैथ टीचर तो आप समझेंगे से मुझे मैथ पढ़ाना। हाँ, इफ़ यू आर लकी तो ऐसे भी लोग हैं जो खाली मैथ टीचर हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा कॉलीग है हियर, वो पढ़ाता है जी एसेंशियल ग्रेड 9 to 12 सारा मैथ पढ़ाता है वो, ठीक है ना जी। तो ये डिफ़र करता है, वेरी करता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल एज वेल। और इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो कभी कभी आपको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके 2 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ज़रूर होंगे ना। ये तो मैंने आपको कोर्स आपको वर्कलोड बता दिया। इसके अलावा बात आ जाती है ऑब्वियसली 320 में बच्चे ऑफ हो चुके हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो 320 to 345 आपके पास थोड़ा सा टाइम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं जी, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स का आपको पता ही है कि हम 24/7 जॉब करते हैं, तो हम घर लेकर आ जाते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं रहना, कुछ लोग वीकेंड पे भी चले जाते हैं। तो मैं अक्सर थोड़ा रह लेती हूँ, स्टे बैक कर लेती हूँ, या सुबह जल्दी चली जाती हूँ। इंस्टेड ऑफ 8:30 थोड़ा अर्ली चले गए तो वो काम निपटा लिया, या घर लेकर आ गए, या मैं 1 मिनट की वॉक पे रहती हूँ अपने घर स्कूल से, क्योंकि मैं कम्युनिटी में रहती हूँ। आई हैव यहाँ पे जैसे आप टीचर एज कहते हो, क्योंकि यहीं पे आपको कम्युनिटी ने हाउसिंग प्रोवाइड की भी है। तो आई एम लकी कि मैं यहीं रहती हूँ, तो वीकेंड्स में अगर मुझे जाना हो तो मैं जा सकती हूँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा काम है, जो हमेशा ही होता है ना। अब बात आ जाती है कि अगर टीचर एब्सेंट हो जाता है, सिक लीव्स कितनी है पहले तो मैं ये बता दूँ। सिक लीव्स हमें अलाउड होती हैं 10, एंड दीज आर पेड सिक लीव्स। अगर आप छुट्टी सिक लीव्स, अगर आप 10 सिक लीव्स आपको अलाउड है, राइट। अगर आप ऑब्वियसली दीज आर पेड, आपका पैसा नहीं कटेगा। इसके अलावा आपके डिस्क्रेशनरी लीव्स होती हैं 2 या कभी 4 कभी 3, तो वो क्या होती हैं कि उसका आपका लीव इनकैशमेंट नहीं है। अगर इन सिक लीव्स की लीव इनकैशमेंट है, अगर आपने अवेल नहीं की तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपको रीइंबर्स कर देंगे, लेकिन यानी आपको लीव इनकैशमेंट उसकी मिल जाएगी, नॉट रीइंबर्समेंट, लीव इनकैशमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव्स हैं तो वो आपको अवेल करना मस्ट है, उसका आपको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगा। नाउ बात आती है अगर आप नहीं आए, सिक लीव पे हैं, तो आपकी जगह कोई और टीचर्स को वर्कलोड नहीं उनका बढ़ाया जाएगा, बल्कि सप्लीमेंट जो आप जैसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर्स हायर की जाते हैं। और बिल्कुल एक पूल ऑफ टीचर्स होता है जिसमें उनके पास एक टीचर्स का होते हैं अवेलेबल, जो कि अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूट टीचर की ज़रूरत है तो उन्हें कॉल कर दिया जाता है और वो आपकी जगह आके वो क्लास ले लेते हैं। आपको पूरा प्लान छोड़कर जाना होता है कि जी आपको कौन सा कोर्स में क्या पढ़ाना है, क्या है, जैसे आप जैसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लान्स आपको छोड़कर जाना होता है, और वो उनको कैरी ऑन कर लेता है आपकी एब्सेंस में। सप्लीमेंट्री टीचर्स या सब्स्टिट्यूट टीचर्स की अपनी उनकी सैलरी सिस्टम होता है, उनका अपना होता है। दोज आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉयज़, तो उनको रिटायरमेंट नहीं मिलता, उनको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता और बेनिफिट्स इस तरह के नहीं मिलते, उनको आवरली रेट्स पे किया जाता है। एज पब्लिक स्कूल टीचर्स हमारा सिस्टम डिफरेंट होता है, हम उनके एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें पेंशन प्लान हमें मिलता है। इसके अलावा हमें आपको मेडिकल का इंश्योरेंस का मिलता है, और आपको प्रोविजंस मिलते हैं। और फिर ये होता है कि जी आपका सैलरी ग्रिड
एक फिक्स्ड होता है। उसमें क्या है कि जी आपका जो क्रेडेंशियल्स यानी आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसका ग्रेड होता है, तो रोज़ एंड कॉलम्स हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो क्रेडेंशियल है और आपका एक्सपीरियंस नंबर ऑफ़ ईयर्स है उसके मुताबिक आपकी सैलरी को सेट किया जाता है। तो इसके अंदर कोई सीक्रेट ऐसा नहीं होता कि जी हर टीचर को डिफरेंट कोई डील हुआ करेगी। वो आपका एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। ऑब्वियसली वी डू नॉट डिस्कस आवर सैलरीज विद ईच अदर, वो एक प्राइवेट बात ही है, लेकिन ये नहीं है कि आप बारगेन कर सकते हैं अपनी सैलरी पे। इट्स अ फिक्स सिस्टम। नाउ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशनल असिस्टेंट्स होते हैं जो टीचर्स को हेल्प आउट कर देते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि थोड़ा सा स्टडीज़ में बिहाइंड हैं या वीक हैं। और तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और उन्हीं के लिए एजुकेशनल असिस्टेंट्स को हायर किया जाता है। वो भी उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी कोई कोर्स करना होता है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका भी अपना सैलरी ग्रेड सिस्टम है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप विश एंड प्रे कि आपको ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा, टीचर्स का भी और एजुकेशन सिस्टम का भी, कि यहाँ पे कनाडा में क्या हालात हैं। तो इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।